नमस्कार, स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में कल की तरह ही आज भी उतार चढ़ाव है। हालांकि आज हम लोअर लेवल से रिकवरी देख रहे हैं। निफ्टी करीब अब 100 अंकों पर है, 23,100 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। इंट्राडे में हमने निफ्टी को 23,000 के नीचे भी जाते हुए देखा था, लेकिन वहां से संभलते हुए दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें, रिकवरी वहां पर भी लोअर लेवल से करीब 400 अंकों के आसपास का है। इस वक्त आपको फ्लैट टू नेगेटिव 40-50 अंकों की नरमी के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। सिर्फ 400 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और 2200 शेयरों में अभी भी कमजोरी है, तो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। बाजार की जरा बड़ी बातें यानी कि अब तक की हाइलाइट्स क्या है ये देखते हैं। इसके बाद एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से हम आपको अगले घंटे में गाइड करेंगे, बाजार को लेकर, इंडेक्स को लेकर और शेयरों में क्या रणनीति होनी चाहिए, ट्रेड के मौके कहां पर बनेंगे, ये सब कुछ जानेंगे। तो लोअर लेवल से रिकवरी है और निफ्टी करीब 100 अंक ऊपर आपको इस वक्त कारोबार करता हुआ दिखेगा। एचडीएफसी बैंक के नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं और उसके बाद हमने एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी रिकवरी देखी है और उसके दम पर निफ्टी बैंक में निचले स्तर से करीब 500 अंकों के आसपास का तगड़ा सुधार है। अब हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। अनुमान के मुताबिक नतीजों से एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है इस वक्त आपको 1.5% ऊपर दिखेगा, तो 1600 1650 की रेंज में फंसा है। आज उस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है एचडीएफसी बैंक का शेयर। 1.5% की बढ़िया खरीदारी हम फिलहाल शेयर में देख रहे हैं। नतीजा आने के बाद से थोड़ा सा मूड बेहतर ना सिर्फ एचडीएफसी बैंक का हुआ है, बल्कि पूरे बाजार का इंडेक्स लेवल पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी रौनक आई है। आज बाजार को अगर कहीं से सपोर्ट है तो वह है सिलेक्टिव आईटी स्टॉक्स। इन्फोसिस, विप्रो में करीब 3 से 4% के आसपास की तेजी है। आपको याद होगा कि नतीजों के बाद इन्फोसिस के शेयर की तेज पिटाई हुई थी और अब लोअर लेवल से उसमें बाइंग आ रही है। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं सारे तीनों जो फ्रंटलाइन आईटी काउंटर्स हैं, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, वहां पर आज आपको मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा। लेकिन रियल एस्टेट में कमजोरी है। रियल एस्टेट का जो इंडेक्स है हम देख रहे हैं कि 5% आज कमजोर है। मैक्रोटेक का शेयर करीब 5% नीचे है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज ये शेयर कमजोर है, प्रेस्टीज में कमजोरी है, ओबरॉय रियल्टी में कमजोरी आज हमें देखने को मिल रही है। तो ये तमाम शेयर रियल एस्टेट के और उसके साथ साथ सीमेंट वाले शेयर भी आज आपको कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे। लेकिन एचडीएफसी बैंक के नतीजों की जरा बातचीत कर लेते हैं और उस पर अपने एक्सपर्ट का व्यू भी लेते हैं। एनआईआई यानी कि ब्याज से जो आए हैं उसमें सालाना आधार पर 8% के आसपास की बढ़त है। मुनाफा 2% बढ़ा है और 16,735 करोड़ रुपए पर यह आंकड़ा पहुंचा है। लोअर लेवल से स्टॉक में बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। हमारे साथ एक दिग्गज एनालिस्ट जुड़ गए हैं। मेरे एसेट शेयर खान के राहुल मलानी हमारे साथ हैं, जो कि बैंकिंग सेक्टर को बहुत ही करीब से ट्रैक करते हैं। राहुल जी, एचडीएफसी बैंक बहुत तोड़फोड़ तो नहीं, लेकिन निराशा भी नहीं हुई और हम शेयर में रिकवरी देख रहे हैं। आपने नतीजों को कैसे रीड किया है और आपको उसमें स्टैंड आउट फैक्टर क्या लग रहा है? ओवरऑल नतीजे हम देखें तो हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से इनलाइन है और स्ट्रीट्स के हिसाब से भी इनलाइन ही है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बात करें तो थोड़ा मार्जिनली हमारे एस्टिमेट से हायर है, क्योंकि ओपेक्स थोड़ा लोअर है। तो ओवरऑल अगर रिटर्न रेशियो की बात की जाए और अर्निंग्स की बात की जाए बॉटम लाइन की, तो ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। जो स्टैंड आउट फैक्टर है इसमें ये इस क्वार्टर में देखने को मिला है कि जो एसेट क्वालिटी थी वो स्टेबल एक्सपेक्टेशन था, बट थोड़ा सा एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन आया है। वो हो सकता है कि एग्री पोर्टफोलियो में सीजनैलिटी आई है उसकी वजह से, बट ओवरऑल अगर मार्जिन देखें, मार्जिन स्टेबल है, डिपॉजिट ग्रोथ स्ट्रांग है। तो ओवरऑल ट्रांजिशन पीरियड में जो ये नतीजे दिए हैं एचडीएफसी बैंक ने, ये एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है। और अभी क्योंकि बैंक अभी मर्जर ट्रांजिशन में है, तो अभी फोकस है इनका प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट मैनेजमेंट पे। तो उस लिहाजे से आप देखिए तो स्टेबल नंबर है। यहाँ से एक्साइटमेंट एक तरीके से एक नॉन इवेंट ही रहेगा ये रिजल्ट। ठीक है राहुल, एक छोटा सा पॉइंट, जिस भाव पे अभी एचडीएफसी ट्रेड कर रहा है, ये रिजल्ट्स को अभी डिस्काउंट करेगा या फिर ये डिस्काउंटेड ही माना जाए, क्योंकि आप तो इसको इनलाइन बता रहे हैं? ये एक तरीके से आप इसको डिस्काउंटेड ही मान ली जाए। 1-2 क्वार्टर के लिए अभी मुझे लगता है कि अगर अब मेन इम्पोर्टेंट की ट्रिगर है, अगर स्टेडीली सीडी रेशियो जो लोन डिपॉजिट रेशियो है, अगर वो स्टेडीली हर क्वार्टर आप उसका नंबर देखिए, अगर वो जब तक 85 to 90% की रेंज में नहीं आता तब तक लोन ग्रोथ एक पिकअप नहीं होगा।
तो मुझे लगता है एक दो क्वार्टर में अभी स्टॉक कंसोलिडेट ही करेगा और स्ट्रीट अभी निम्स प्रोग्रेशन और डिपॉजिट ग्रोथ पे ही फोकस करेगा एटलीस्ट 2 क्वार्टर के लिए। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप ये कह रहे हैं कि इनलाइन रिजल्ट्स हैं, वन लाइनर। आप ये कह रहे हैं कि ये डिस्काउंटेड ही है, ऐसा माना जाए। हालांकि थोड़ी रिकवरी आई, एचडीएफसी ने एक किस्म से एक रौनक से लेके आया मार्केट में, बट ऐसा ना हो कि रौनक गुम हो जाए और मार्केट इसको भी डाइजेस्ट कर जाए। देख के ऐसा लग रहा है कि डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि एचडीएफसी की भी अपनी बढ़त करीब अब आधी हो चुकी है, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका। जतिन गेडिया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही आदित्य अरोड़ा भी हैं। आदित्य भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जतिन जी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने भी टाइम निकाला। कोई है सपोर्ट या फिर अभी छोड़ना होगा? अभी कुछ ना करें, एचडीएफसी बैंक के नंबर आ गए, एचयूएल के नंबर शाम तक आ जाएंगे, फिर का फिर देखें, क्योंकि पुल बैक आने का दूर दूर तक चांस नहीं दिख रहे हैं सर। मेरे को तो नहीं लग रहा कि पुल बैक कोई बहुत जल्दी में आना चाहता है। देखिए, अगर जो HDFC बैंक का डेली चार्ट मैं एनालाइज करूँ तो पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 1620 रुपया ऑन द डाउनसाइड और 1660 ऑन द अपसाइड। सो अगर जो एनी मीनिंगफुल, अगर जो कोई शॉर्ट कवरिंग रैली आनी है तो हमें लगता है कि 1665 1670 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं कर रहा, अभी तक हमें नहीं लगता है कि कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है। इवन आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट ये कोई खास रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, वही पिछले 4-5 दिनों की जो रेंज है उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक द मार्केट इज वेटिंग फॉर सम क्लैरिफिकेशन, लेकिन हमें लगता है कि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो थोड़ा ओवरसोल्ड है, और देर इज अ स्कोप फॉर शॉर्ट कवरिंग इन द केस ऑफ HDFC बैंक। तो अगर जो मैं शॉर्ट हूँ तो मैं ये लेवल पे एग्जिट कर लूंगा, और फ्रेश सिग्नल के लिए वेट करूंगा लॉन्ग जाने या शॉर्ट जाने के लिए। एचडीएफसी बैंक पर बिल्कुल साफ साफ व्यू, अगर आपने शॉर्ट हैं अगर आप इसमें, तो पोजीशन से आप एग्जिट कर लीजिए, काट लीजिए, तेजी के संकेत दे रहा है। और नई खरीदारी भी इसमें की जा सकती है एचडीएफसी बैंक के शेयर में। लेवल्स भी आपको आगे हम शेयर जरूर करेंगे। जतिन से एक बार फिर से बातचीत करेंगे इस पर। जतिन जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक काम कीजिए, लगे हाथ ना अब जरा बाजार पर व्यू दीजिए। क्या जतिन आपको लगता है कि मार्केट भी अब एक शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए तैयार है? बजट से पहले आपको तेजी एंटिसिपेट कर रहे हैं, या फिर चूंकि नेगेटिविटी काफी ज्यादा है, हम इंडेक्स को अगर छोड़ दें, निफ्टी को छोड़ दीजिए, तो ब्रॉडर मार्केट से बहुत ही वीक पिक्चर दिख रही है। एक बार इंडेक्स का व्यू भी शेयर कर दीजिए और अपने ट्रेड से बताइए कि आपको स्टॉक्स में कंफर्ट कहां दिख रहा है। डेफिनेटली, देखिए अगर जो मैं निफ्टी की बात करूं तो आई थिंक आज के ट्रेडिंग सेशन में आईटी की वजह से जो पेन हमें ब्रॉडर मार्केट्स में है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है प्रॉपरली। ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप डाउन मोर देन 1%। तो कहीं ना कहीं जो मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स है उसमें पेन ज्यादा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी ओवरसोल्ड है, उसमें डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग का पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब तक ये क्रूशियल लेवल अगर जो मैं बात करूं तो 23,300 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, हमें नहीं लगता है कि कोई मीनिंगफुल शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और शायद निफ्टी एक रेंज में ही रहे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस जारी रहेगी। आज सेकेंड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे हमने देखा कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत तेज गिरावट आई है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। ब्रॉडर मार्केट में सेक्टर रोटेशन के वजह से इतनी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस है। जतिन आपके पिक्स कौन से होंगे? देखिए, अगर जो पिक्स की मैं बात करूं तो हम लॉन्ग साइड की तरफ दो ट्रेड देना चाहेंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो बजाज फिनसर्व में होगा। तो बजाज फिनसर्व में हमने देखा है कि एक शार्प अपमूव के बाद थोड़े दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन हमें लगता है कि एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड आया है। पिछले एक ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा वीकनेस आया था, लेकिन उसने अपने अर्ली मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेके फिर से एक अपमूव रिज्यूम किया है। तो बजाज फिनसर्व लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1686 का, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1785 और 1825 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो आईटी पैक में से फ्रंटलाइन स्टॉक टीसीएस में से होगा। तो टीसीएस में हमने देखा है कि आज बहुत अच्छी खासी अपमूव देखने मिली है।
हमें लगता है कि ये अपमूव जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ओवरऑल आईटी पैक में एक पुल बैक लग रहा है और टीसीएस ओवरसोल्ड है, डेली चार्ट्स के ऊपर एक पुल बैक का स्कोप बन रहा है। तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना होगा 4080 का और टारगेट रहेंगे 4300 के। देखिए 4080 का स्टॉप लॉस टीसीएस के लिए, 4300 रुपए का टारगेट। टीसीएस में 3% ऊपर ऑलरेडी ये शेयर कारोबार कर रहा है। और दूसरा शेयर बताया है बजाज फिनसर्व का जतिन जी ने। और बजाज फिनसर्व 12:30 बजे हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के रुचित जैन भी थे, उन्होंने भी इसको रेकमेंड किया था खरीदारी करने के लिए। पिछले 7-8 सत्र से 1700 के आसपास बेस फॉर्मेशन की कोशिश थी और आज इसमें तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। और हमारे एक्सपर्ट्स के डार पर भी ये शेयर आ रहा है। 1737 का भाव है, लेकिन 1785, 1825 के टारगेट आपको सुझा रहे हैं जतिन, 1686 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो दो तेजी के सौदे आपको जतिन जी ने दिया है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, आदित्य अरोड़ा। आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुक्रिया। और आज बाजार में मतलब थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। आप देखिए कन्विक्शन का अभाव दिख रहा है। आदित्य, आप अपने स्टॉक से शुरुआत कर लीजिए, बताइए स्टॉक्स में आपका भरोसा कहां पर बन रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और हमारे सारे दर्शकों को वेरी गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून है भी सही, इतने दिन बाद बाजार एक तेजी का रंग दिखा रहा है। इतनी घंघोर मंदी के बाद आज हम रिकवर कर रहे हैं, दैट्स अ गुड साइन। एक फॉलो अप सेलिंग नहीं दिख रही है हमें बाजार में, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। और बाजार 23,000 के सपोर्ट को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। और इसमें जो दो सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं वो है आईटी सेक्टर और बैंकिंग। एचडीएफसी के रिजल्ट आने के बाद बैंकिंग में भी हरा निशान देखने को मिला है। तो मुझे लगता है शायद बाजार यहाँ अपने सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करेगा और एक टर्न अराउंड रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इसके चलते मेरा आईटी सेक्टर के एक स्टॉक मैंने चुना है जहाँ पे मेरा तेजी का नजरिया बनता है। स्टॉक का नाम है इन्फोसिस, हैवी वेट है आईटी में। इसको बाय किया जा सकता है 1862.50 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1800 का और टारगेट रहेगा 1925 का। ठीक है, अच्छी बात है कि एचडीएफसी के नंबर्स आ गए, एचयूएल के नंबर शाम को आ जाएंगे। बैंक और कंजम्पशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एचडीएफसी के नंबर मील का पत्थर साबित हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहता कि ये बाज़ार चला देगा, बट ये बाज़ार को रोकने में बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। तो नंबर अच्छे आए, इनलाइन आए। मैं अच्छे मतलब इनलाइन, जो अभी हमारे रिसर्चर बता रहे थे राहुल जी। फिर भी चलो देखते हैं, अभी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि एक चांस है, आज चाहें तो देखिए इंडिया विक्स अभी डाउन हुआ है, नंबर्स आने के बाद विक्स डाउन हो गया। दिखाओ एक बार ज़रा विक्स, और नंबर आने के बाद एडवांस डिक्लाइन में भी परिवर्तन हुआ है। ठीक है, बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, नंबर्स के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ और भी चेंज हुई है। बाज़ार चाहे तो एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग बहुत बढ़िया कर सकता है, और वो आज में और अभी कर सकता है। अब कल का कल कौन देखेगा, तो आज में एक शॉर्ट कवरिंग बहुत बढ़िया राउंड की आ सकती है, बट उसके लिए थोड़ा तेज़ करना होगा। बैंक निफ्टी फाइनली हरे निशान में दिख गया मेरे को। आज 400 पॉइंट की हमने गिरावट देखी, बट फाइनली हरे निशान में आया है। बट अभी और मेहनत करनी पड़ेगी और ड्रैग करना पड़ेगा। सिस्टम में इतने शॉर्ट्स हैं, मैं आपको क्या बताऊं, और उनका इतना प्रेशर है कि आपको मैं क्या बताऊं। मैं आपको क्या बताऊं कि एफआईज के बिना मार्केट कैसे होता है, आप खुद फील कर रहे हैं इस समय। मैं आपको क्या बताऊं, वैसे वाला कंसेप्ट है। बट फिर भी चलिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आखिर देर सवेर हम आ ही जाएंगे ऊपर, और थोड़ा जो ब्लीड हो रहे हैं सबके पोर्टफोलियोज़, वो काफ़ी हद तक मैनेज भी होंगे। मैं शॉर्ट्स वालों के खिलाफ नहीं हूँ, बट अति शॉर्ट्स होना भी मार्केट का ठीक नहीं है। आदित्य अरोड़ा से हम एक दो चीज़ें और पता कर लेते हैं। आदित्य, एचडीएफसी बैंक के अलावा कोई और बैंक है जहाँ पर आपको ट्रस्ट है? देखिए धीरे धीरे बाकी सब में भी इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखने को हमें मिल रहा है। आईसीआईसी बैंक एक सपोर्ट से रिकवरी देने को ट्राई कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है स्कोप बनता है। एंड सेकंड कोटक बैंक बहुत दिन पहले शानदार तेजी दिखाई थी, मुझे लगता है यहाँ पे रैली वापस कंटिन्यू हो सकती है। तो कोटक बैंक पे कन्विक्शन बन रहा है। खैर इस बीच निफ्टी थोड़ा सा तेज़ हुआ है, 100 पॉइंट का आंकड़ा पार कर चुका है, बट बैंक निफ्टी में और थोड़ी मेहनत है। आज में देखो, मैं बताऊं बहुत ही आसान है। आज में अगर 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी ड्रैग कर जाए ना, तो एक अच्छा रिवॉर्ड एचडीएफसी के नंबर्स को देगा वो, और एक क्वेश्चन भी देगा, और ये बात प्रूव होगा। देखो प्रूविंग बहुत ज़रूरी है,
कि नंबर अच्छे आएंगे, बाज़ार ठीक होगा। बिना अच्छे नंबर आने पर भी अगर बाज़ार नहीं चलेगा ना, तो आपका मनोबल भी टूटता जाएगा, शॉर्ट्स का मनोबल और शार्प होगा। इसलिए एक जोर का धक्का जो है मार्केट का ना, बहुत अच्छे से चाहिए, वो निफ्टी बैंक पे आज होना चाहिए। देखते हैं। खैर, इस बीच सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स के स्ट्रक्चर में बदलाव की मंशा नहीं रखती है। इस खबर पे प्रकाश, हमारे जो रिपोर्टर हैं, वो आपको ज़रा जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कैपिटल गेन्स के बारे में वापस से बातचीत करने लगते हैं जैसे ही बजट आता है, खासकर मार्केट पार्टिसिपेंट्स। इसलिए प्रकाश के पास एक खबर हाथ में लगी है, पहले उनको सुनते हैं, फिर बाद में बातचीत करते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में कुछ इस तरह की खबरें सर्कुलेट हो रही हैं कि सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स के स्ट्रक्चर को बदल सकती है और जो कैपिटल गेन टैक्स के जो रेट्स हैं वो इंडिविजुअल या HNI के जो इनकम स्लैब है उसके साथ उसको लिंक किया जा सकता है। इस तरह की खबरें सर्कुलेट हो रही हैं, खासकर डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 या इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि प्रस्तावित है, प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो प्रस्तावित है, जिसकी संभावना है कि आगामी बजट सेशन में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की खबरें आ रही है। वित्त मंत्रालय से जुड़े हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर चर्चा चल रही है कि सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदल सकती है। ऐसा नहीं है, बल्कि सरकार जो इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव कर रही है वो बेसिकली प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है, लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है, या फिर कुछ जो पुराने ऐसे रूल्स हैं जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है उसको ख़त्म किया जा सकता है। इससे संबंधित बदलाव जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं, ड्राफ्ट रेडी है और आगामी बजट सेशन में इसको पेश किया जा सकता है। लेकिन टैक्सेशन पॉलिसी में या रेट्स में कोई बड़े बदलाव होंगे वो इस प्रस्ताव इस अमेंडमेंट्स के पार्ट नहीं है। सूत्र में बता रहे हैं कि इस तरह की चर्चाएं नहीं चल रही हैं, बल्कि ये उस अमेंडमेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि सरकार का प्रयास ये है कि इंडिविजुअल्स और HNIs के लिए जो बेसिक फ्रेमवर्क है कैपिटल गेन्स टैक्स का उसको बना के रखा जाएगा। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो और क्लैरिफिकेशन सरकार दे सकती है, क्योंकि उदाहरण के तौर पे प्री बजट कंसल्टेशन के समय में रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से ये मांग की गई थी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया गया है पिछले बजट में, जिसमें बदलाव किए गए हैं, उसमें और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है ताकि जो रियल एस्टेट बायर्स हैं उनको फ़ायदा हो। तो इससे इस तरह के क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण सरकार दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है कैपिटल गेन्स टैक्स का उसको सरकार बदल देगी या फिर इनकम टैक्स स्लैब के साथ जोड़ देगी, जिस तरह की खबरें चल रही है। इससे संबंधित जो डेवलपमेंट है उससे जो हमारे सोर्स हैं वो साफ इनकार कर रहे हैं। जी ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया। तो प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर, उसके सरलीकरण पर सरकार जोर करेगी, लेकिन टैक्स के ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। ये सूत्रों के हवाले से हमारे सहयोगी प्रकाश ये जानकारी दे रहे थे। और व्यक्तिगत हो या फिर HNIs के कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। देखते हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर क्या सरकार कोई राहत देती है बजट में। इसकी डिमांड भी है, इसकी उम्मीद भी है, और अगर ये ट्रिगर आता है तो निश्चित तौर पर जो अभी कंजम्पशन थोड़े से स्लो लेन में है उसको भी पुश करने में ये चीज मदद जरूर करेगी। फिलहाल प्रकाश, आपका बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि देखिए नतीजों का जहां पर एक्शन है, HDFC बैंक को तो बाजार थोड़ा चीयर करने की कोशिश कर रहा है। लोअर लेवल से करीब करीब तेजी है, 2.5% के आसपास की HDFC बैंक में लोअर लेवल से इतनी सुधार है। लेकिन ये जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके नतीजे आए, ऐसा नहीं कि नतीजों में बहुत कुछ तोड़ फोड़ नतीजा है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो सुधार वाली प्रक्रिया में जा रही हैं, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस, और इसको लेकर बाजार ने अच्छा रिएक्शन दिया है। 20% के सर्किट के आसपास फिलहाल शेयर आपको देखेगा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का। यह शेयर क्यों दौड़ लगा रहा है, जरा इस पर अपने रिसर्च एनालिस्ट से जान लेते हैं पूरी जानकारी, उसके बाद इस पर व्यू भी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ रहे हैं। गौरव, बेहतरीन तेजी है नतीजों के बाद, क्या खास रहा, सपोर्ट कहां से मिला शेयर को? जी हाँ, अगर हम बात करें जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट की, तो कहीं पे स्टेबल नंबर्स हमें देखने को मिले थे। नेट इंटरेस्ट इनकम में कहीं पे 8% का ग्रोथ देखने को मिला, जबकि PPOP में कहीं पे 5% की गिरावट देखने को मिली थी, और प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं पे 17% की गिरावट देखने को मिली।
बट इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री और पॉजिटिव पॉइंट्स आए थे एसेट क्वालिटी को लेकर, और इसका ही इम्पैक्ट हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस पे, क्योंकि ये स्टॉक प्राइस जो है वो 18% से भी ज़्यादा ऊपर है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस की। यहाँ पे ग्रॉस एनपीएस में 17 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिली, और नेट एनपीएस में भी 5% की इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट की, तो नेट क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी अभी 124 करोड़ से घटकर सिर्फ 44 करोड़ का आया है सीक्वेंशियल बेसिस पे, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव बात है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें बैंक के ट्रेजेक्टरी की, तो बैंक ने पहले भी कहा था कि यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए जो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक अप्लाई करेगा, और इसके लिए नेट एनपीएस जो है 1% से नीचे रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर ऐसे ही ट्रैजेक्टरी बनी रही तो मई 2025 में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए अप्लाई करेगा, और इसके चलते हुए मैनेजमेंट का कहना यह है कि एक बार यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिलने के बाद कॉस्ट ऑफ फंड्स में 25 बेसिस पॉइंट तक का एक गिरावट जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उनका अगर हम बात करें एमएफआई के ऊपर की कमेंट्री की, तो हालांकि राइट ऑफ जो थे इस क्वार्टर में वो 100 करोड़ के रहे हैं, बट आगे जाके उनका मानना यह है कि ये जो अनसिक्योर्ड बुक है, जहाँ पे डी ग्रोथ हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिली थी, वो अभी कम हो जाएगी। ये जो अनसिक्योर्ड बुक है वो कहीं पे स्टेबल होते हुए हमें देखने को मिलेगा, और आगे जाके ग्रेजुअली इसमें ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। इसी के अलावा अगर हम बात करें डिपॉजिट ग्रोथ की, तो वहाँ पे भी एक अच्छा नंबर 24% का ग्रोथ देखने को मिला था, और इसी के साथ साथ कासा की भी बात करें तो वहाँ पे भी 22% का ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम बात करें एडवांसेस की, तो वहाँ पे भी जो ग्रोथ था वो हेल्दी 18% से ज़्यादा रहा है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा क्वार्टर जो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए थर्ड क्वार्टर में देखने को मिला। तो अगर हम बात करें ओवरऑल क्वार्टर की, तो इसके अलावा ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी रहेगा कि बैंक ने कहीं पे एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग भी किया है, जिसके चलते हुए यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस की जो क्लैरिटी है वो आगे जाके हमें देखने को मिलेगी बैंक की तरफ से। तो ओवरऑल एक स्टेबल नंबर और अच्छे एसेट क्वालिटी की वजह से हमने एक ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। आगे जाके भी बैंक का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा वो देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया। तो तमाम पैरामीटर पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे अच्छे रहे हैं। पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के निवेशकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक रहे हैं, लेकिन ये नतीजे घाव पर मरहम लगाने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रेडिट कॉस्ट कम हो रही है बैंक की, और जैसा कि गौरव बता रहे हैं कि यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस अगर उनको मिल जाता है तो क्रेडिट कॉस्ट में और कमी आएगी। एसेट क्वालिटी में सुधार है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो फ्रेश लोन्स हैं, यानी कि जो एडवांसेस हैं, उसमें बहुत ही हेल्दी ग्रोथ आ रही है। डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी है 24% के आसपास की। तो तमाम पैरामीटर्स पर अच्छे ये रिजल्ट भी दिख रहे हैं, और अंदर की जो सेहत है ना, जो वाइटल्स हैं, वो भी मजबूत दिख रहे हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के। और हम स्टॉक में रिकवरी आज सत्र में बहुत ही तगड़ी देख रहे हैं, 20% ये चल गया शेयर। लेकिन जून में भाव इसके करीब गए थे 750 रुपये के आसपास, वहां से गिरते गिरते 400 रुपये के आसपास आया था, और आज अच्छी तेजी। एक व्यू आपसे जतनी चाहिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर पर, कैसा लग रहा है आपको? और हालांकि आज की तेजी को हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, मतलब अब मौका चूक गया, क्योंकि गिरा बहुत है शेयर, आपको अभी भी कंफर्ट है इसमें? हाँ, देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 35 से लेके 40% का करेक्शन आ गया है फ्रॉम द टॉप। और अगर जो मैं डेली चार्ट्स पे एनालाइज करूँ तो एक फॉलिंग चैनल में से भी ब्रेकआउट आया है। तो हमें लगता है कि जो मोमेंटम है, आई थिंक आज तो सर्किट पे है, लेकिन आगे जाते हुए ये जो मोमेंटम है वो अपसाइड की तरफ जरूर कंटिन्यू रहना चाहिए। ऊपर में जो क्रूशियल या तो इमीडिएट अपसाइड हमें लग रही है 484 तक की लग रही है। 484 से 500 तक का एक डेफिनेटली अपमूव आना चाहिए। आई थिंक अगर जो इसमें कोई फ्रेश ट्रेड लेता है तो 414 का एक स्टॉप लॉस लगा के अगर जो शायद सर्किट ओपन हो तो मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक देयर इज अ ट्रेंड रिवर्सल। डेली चार्ट्स के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल है आज के सेशन। जाकी बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि क्यों बैंक निफ्टी को चलने नहीं दिया जा रहा। शॉर्ट्स वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इतना भी मत डीठ बनो, थोड़ी सी जगह छोड़ो। HDFC ने बढ़िया नंबर दिखाए हैं, 26 रुपये शेयर ऊपर आके खड़ा हुआ है। इतना अहंकार ठीक नहीं है शॉर्ट्स वालों को, ऐसा मत करो मार्केट के अंदर। आप जिनके पास भी शॉर्ट्स पोजीशंस हैं, नंबर अच्छे चाहिए, अच्छे नंबर आए हैं, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए मार्केट के अंदर। मैंने अपनी स्क्रीन पर 1 मिनट का चार्ट डालने पे मजबूर हो गया हूँ मैं। आप सोच सकते हो 1 मिनट का चार्ट, 1 मिनट की पल्स को भी मैं नोट कर रहा हूँ, उसको इतनी तकलीफ, ऐसा मत करो। नीलेश शाह इस बीच में ऐसा जुड़ रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के,
उनसे जरा करते हैं बातचीत। ऑप्शंस का ट्रेड एक उनसे समझते हैं। लेके आइए ऑप्शंस का चैंपियन। नीलेश भाई नमस्ते। HDFC के नंबर्स अच्छे आने पर या फिर इनलाइन नंबर्स आने पर थोड़ा उम्मीद तो जगी है कि शायद मार्केट थोड़ा रिस्पेक्ट करेगा। थोड़ा बैंक निफ्टी भी जोर लगा रहा है, चंगुल से निकलने की कोशिश भी कर रहा है। 48,700 भी आ गया। आपने कौन सा ऑप्शन ढूंढा है सर? नमस्कार डिम्पी जी। बिल्कुल देखिए, मैं खरीदारी की सलाह देना चाह रहा था HDFC बैंक पर, बट मेरे पास दो ऑप्शन है, विप्रो एंड HDFC बैंक। इनफैक्ट दोनों का ही स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, दूसरे में रिवर्सल देखने को मिल रहा है। HDFC बैंक इनफैक्ट ये इसको हाईलाइट करना जरूरी है, अपने 200 मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर चुका है। यहाँ से 1700 तक की अपसाइड के लिए इसे BTST प्ले किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर काउंटर को रात पर रख के चलना चाहिए, एटलीस्ट BTST या 1-2 दिन के लिए आज से। मेरी ओर से खरीदारी का जो स्टॉक है वो है विप्रो। तो ओवरऑल IT स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हम आज देख रहे हैं और विप्रो में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 310 का कॉल ऑप्शन 3.5 से 4 रुपए के बीच में इसे खरीदना होगा। 2 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 6 रुपया पहला टारगेट, सेकेंड टारगेट 8 रुपए का होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ से डबल होने की क्षमता रखता है। 3000 का लॉट साइज है, इसीलिए पर लॉट का रिस्क इन टर्म ऑफ रुपीज 4500 का है एंड रिवॉर्ड 12,000 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल विप्रो को लॉन्ग करके चल सकते हैं ऑप्शन के जरिए। नीलेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। विप्रो हालांकि 2-3 दिन से चल रहा था, अभी भी आप कह रहे हैं कि इसकी कॉल खरीद के ही चलें, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा IT के अंदर वापस से फोर्स आई है। आज निफ्टी को सुबह से IT ने ही काफ़ी हद तक संभाले रखा। बैंक निफ्टी तो खैर अभी भी जूझ रहा है अपने अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी HDFC के। बट एनी हाउ ठीक है, आपका पॉइंट सही है, ट्रेंड इज़ फ्रेंड बनाओ। IT के अंदर ज़्यादातर बड़ी कंपनीज़ के नंबर आ भी गए हैं और उम्मीद करते हैं कि विप्रो आपको अच्छा बेनिफिट दे के जाएगा। ट्रेड सामने लिखा है, 12,000 4,000 का लॉस प्रॉफिट है। इसका मतलब 1:3 की रेशो में कन्वर्ट किया हुआ ट्रेड है ये। बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खैर आगे बढ़ते मैं अपने सहयोगी को जोड़ लेता हूँ 1 मिनट के लिए। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर आ रहे हैं और सुनील सुब्रमण्यम भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपको देख के, आप आए, थोड़ा मार्केट में तेज़ी भी आ रही है। आप बैठे रहिएगा सर 3:30 बजे तक, थोड़ा और बाज़ार तेज़ करना है आपको आज। सुनील सर बैठे रहिएगा। हाँ, मैं इस बीच अपने जरा मेहमानों को जोड़ लेता हूँ, आप माफ़ कीजिए अपने रिसर्च एनालिस्ट को जोड़ लेता हूँ ताकि वो एक बार डॉक्टर रेड्डीज़ के नंबर भी आपको बता पाएँ। जानते हैं उनसे डॉक्टर रेड्डीज़ के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, बताइए। लेकिन डॉक्टर रेड्डी से अगर आप देखेंगे तो एक मिले जुले प्रदर्शन का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के आय में करीब 11.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन एबिटा में महज 8.8% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। इसके चलते मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 28.1% से गिर के थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, 27.4% पे आ सकते हैं। और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें करीब 3.5% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है। 1430 करोड़ पे ये आ सकता है। कंपनी की ओवरऑल जोग्राफिकल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो यूएस में रेवलिमिट का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा। उसके चलते माना जा रहा है कि यूएस की जो आय है करीब 415 मिलियन डॉलर के आसपास आ सकती है। वहीं कंपनी के जो भारत या फिर डोमेस्टिक कारोबार है वहाँ करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने मिल सकती है। ऑर्गेनिक बिजनेस जो है वहाँ पे करीब 9% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर आप यूरोप रशिया देखेंगे तो करीब 14 से 19% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में करीब 20% के आसपास की ग्रोथ होगी। खासकर चाइना और ब्राज़ील का जो मार्केट है वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन होगा, वहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा जो नए लॉन्चेस कंपनी करने वाली है उस पर आप नज़र रखेगा। और क्योंकि रेवलिमिट का जो पेटेंट है, जो लाइसेंस है वो आगे चल के ख़त्म होने वाला है, तो कहीं ना कहीं GLP-1 ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के निकलती है, इस पे अगर कोई टिप्पणी कंपनी करती है तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डी से मिले जुले नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। थोड़े मिले जुले नंबर्स आएंगे, उसका अलग अलग सेगमेंट है वो गौरव, अब माफ़ कीजिए वरुण ने आपको ऑलरेडी बता ही दिया सारी चीज़ें के बारे में। तो रफ आपको आइडिया लग गया कि डॉक्टर रेड्डीज़ के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। सुनील सर भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील सर, ये FIs कब आएंगे इंडिया में सर? क्या चाहिए उनको, क्या चाहिए, चाहते क्या हैं वो चाहते हैं कि हमारी अर्निंग सीजन रिफ्लेक्ट करे कि अगले क्वार्टर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो GDP की आंकड़े हैं वो अच्छे आए, वो अर्निंग सीजन में उनको मायना लगेगा। क्या इंडियन इकोनॉमी
वो एक ब्लिप था और वापस हम ग्रोथ पाथ पे आएंगे, वो क्लैरिटी चाहिए। सेकंड, उनको ये भी चाहिए कि अर्निंग सीजन में कंपनियां अपनी गाइडेंस अच्छा बताए इस 2025 के साल के लिए, हर कंपनी की ऑर्डर बुक, उनकी आउटलुक, उनकी कैपेक्स की स्टोरी। दूसरी बात, तीसरी बात है कि जो बजट में है उसमें क्या गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को कायम रखेगी, ये उम्मीद उनको भी है, मगर वो कैपेक्स और कंजम्पशन के बीच की वाली बैलेंस कैसे मैनेज करने वाले, क्या कैपेक्स को और जोर देंगे, क्योंकि इस साल उन्होंने अपना जो कमिटेड कैपेक्स था अब तक खर्चा नहीं किया है। तो ये भी वो सुनना चाहते हैं वित्त मंत्री से कि क्या क्या कारण था कि उन्होंने खर्चा नहीं किया, और आने वाले अगले साल में क्या कैपेक्स के ऊपर जोर लगाएंगे कि नहीं। और चौथी बात है उनको ये भी कि आरबीआई की पॉलिसी में क्या इंडिया रेट कट की पाथ के ऊपर जाने वाला है, ये फरवरी 7 को दिखेगा। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज इंडिया स्पेसिफिक है। इसके अलावा उनको ये भी चाहिए कि ट्रंप का जो भी थ्रेट्स है ये वो, जिसके कारण डॉलर मजबूत हो रही है और इंटरेस्ट रेट्स वहां पर बढ़ते जा रहे हैं, क्या वो दम जाएगी, और उनको थोड़ा भी स्टेबिलिटी और वीकनिंग डॉलर में दिखा तो इमर्जिंग मार्केट की ओर वो अपना ध्यान वापस दे सकते हैं। तो ये सब चीज सामने उनको आनी चाहिए, तभी एफआईएस वापस आएंगे। यानी ये करेक्शन जो हो रहा है अभी, ये इसका ये भी कारण है कि खाली एफआईएस नहीं, डीआईएस भी खरीदारी नहीं कर रहे, और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड करीबन 2 लाख करोड़ की कैश बैठे हुए हैं, क्योंकि ये करेक्शन और जाने के लिए वो चाहते हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस जो हाई लेवल पे थे अभी भी मैं समझता हूं कि स्लाइटली ओवर वैल्यूड ही लग रहा है इतने करेक्शन के बावजूद। तो शायद उनके मन में और भी थोड़ा करेक्शन आएगा तो वैल्यूएशन के तौर पर इंडिया वापस एक अट्रैक्टिव मार्केट बन सकता है। ये सब चीज उनको कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं। शुक्रिया सर, बहुत ही आपने बेहतरीन ढंग से समझाया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी आपसे सवाल लेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अच्छे नतीजे चाहिए, सस्ता डॉलर चाहिए, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड कम चाहिए, और इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए, और बजट अगर अच्छा आ गया सोने पे सुहागा निश्चित तौर पर हो जाएगा। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनका बाजार में एफआईज वेट कर रहे हैं। लेकिन आज एक और सेगमेंट है जहां पर हम दरार थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रहे हैं, और वो है रियल एस्टेट शेयरों का। आज दम निकलता हुआ दिखा है। रियल एस्टेट का जो इंडेक्स है करीब करीब 5% 6% टूट गया है। कुछ नतीजे कमजोर आए, उनकी पिटाई हुई, जिनके अच्छे आए उनको भी बाजार पनिश कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, हम कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में दरार है, ये दरार क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें एक महीने में काफी ज्यादा शेयरों में गिरावट आ गई है अपने हाई से। जी बिल्कुल, रियल एस्टेट में जो है एक टाइप से दरार आ चुका है, आप सही कहे हैं, और अपने निफ्टी रियलिटी इंडेक्स अपने 10 मंथ लोज पे आ चुके हैं। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या रीज़न है रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने का, और ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या प्रेशर आ रही है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है एक स्ट्रक्चरल स्लोडाउन जो है ये यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि एक लंबी तेज़ी जो है आपको रियल एस्टेट के रैली में देखने मिली थी। जनरली रियल एस्टेट का जो साइकिल होता है 7 साल का होता है, 7 से 10 साल का, और ऑलरेडी हम 5वें साल जो अप साइकिल है रियल एस्टेट के हैं, तो एक टाइप से स्ट्रक्चरल स्लोडाउन भी हो सकती है। तीसरे तिमाही के आंकड़े जो अभी आ रहे हैं काफ़ी निराशाजनक दिखने मिल रहे हैं। ऑफकोर्स कहेंगे, अब देखेंगे तो यहाँ पे ऑफकोर्स शोभा और मैक्रोटेक डेवलपर जैसे स्टॉक्स में जो है आप देख सकते हैं वहाँ पे इम्पैक्ट आया। महंगाई बढ़ने पे भी याद रखिए शहरी मांग में कमी जो है थोड़ी दिखने लग रही है, और रियलिटी पर भी थोड़ी दबाव का संभव हो सकता है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो ओवरऑल स्लो डाउन जो है कुछ सेगमेंट्स में दिखने लगे हैं। इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी अप्रूवल्स, यहाँ पे डिले देखने मिल रहा है, और ये चीज़ खास करके बैंगलोर के सेगमेंट में देखने मिली है, जहाँ पे लॉन्चेस पे जो है दबाव देखा गया है। ऑफ कोर्स वो इम्पैक्ट उनके Q3 और Q2 नंबर्स में भी थोड़े दिखे हैं। जो ऑफिस स्पेस की डिमांड है यहाँ पे थोड़ी सी सबड्यूट ज़रूर है, क्योंकि अभी भी हाइब्रिड वर्क मॉडल्स आ रहा है। हालांकि GCC सेंटर्स इसकी बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ ज़रूर है, बट ओवरऑल हाइब्रिड वर्क मॉडल के कारण थोड़ी सी जो डिमांड है वो थोड़ी म्यूटेड ज़रूर है। अभी तक RBI की तरफ से कोई रेट कट का आउटलुक नहीं आया है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो ट्रिगर होता है। और इसके कारण क्या होता है कि हायर इंटरेस्ट रेट्स रहते हैं, तो होम लोन्स के रेट्स वो भी एक्सपेंसिव लेवल्स पे रहते हैं, उसके कारण भी डिमांड को जो है वो डैम्पन कर दिया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, यहाँ पे बात करें तो इनकी ग्रोथ पे जो है दबाव अभी भी बरकरार है। लग्जरी में हमने कुछ अच्छे न्यूज़ फ्लोज ज़रूर देखे हैं कुछ टॉप एंड में, बट अफोर्डेबल में जो है अभी भी जो है मल्टी क्वार्टर लो पे जो है डिमांड चल रही है। अगर अपडेट्स की बात करें तो शोभा का सेल्स 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिग्रोथ देखा है। ओबरॉय रियल्टी की भी बात करें तो इनके आंकड़े जो है
स्ट्रीट एस्टिमेट से कम आए हैं और जो बुकिंग और जो रेवेन्यू रियलाइजेशन होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है, पर जो गैप आ रही है, जो नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं ऑपरेशनल नंबर्स रियलिटी कंपनीज की, उसकी गैप बढ़ते जा रही है। कुछ स्टॉक्स है जिस पे जो बड़ी गिरावट हुई है उन पे भी हम चर्चा करते हैं और दो डेटा सेट्स हमने लिए हैं, 1 मंथ रिटर्न और जो 52 वीक हाई लेवल्स पे उस पे क्या गिरावट जो है स्टॉक्स में देखने मिली है। हुडको की बात करें तो अपने शिखर से जो है एक साल के शिखर से 37% का गिरावट आया है। वन ऑफ द बिगेस्ट लूजर्स जो है आपके रियलिटी स्पेस में देखने मिले हैं। एक महीने में भी कमजोरी आई है। वही डीएलएफ मैक्रोटेक की बात करें तो यहाँ पे भी देखें तो 26 से लेकर 35% तक का गिराव जो है 52 वीक्स हाई से देखने मिली है। ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट्स हमारे अगले स्टॉक्स रहेंगे। यहाँ पे भी पिटाई देखने मिली है, खास करके एक महीने के आंकड़े को लेके। और रियलिटी इंडेक्स की बात करें तो अपने शिखर से 25% गिर चुका है, बाय डेफिनेशन बेयर मार्केट में आ गया है। लेकिन इस लास्ट मंथ में देखें तो 19% का डिग्रोथ जो है आपको रियलिटी इंडेक्स में देखने मिला है। तो ऑफकोर्स निफ्टी रियलिटी स्पेस की बात करें या इंडेक्स की बात करें तो प्रेशर दिख रहा है। अब ये सवाल उठता है कि ये सस्टेन्ड प्रेशर रहने वाला है कि डिमांड में कुछ पिकअप आ सकती है 1-2 क्वार्टर में, ये जो है एक सबसे बड़ा सवाल है हमारे लिए। आपने कही कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं थोड़े से ऊंचे हैं, आरबीआई की तरफ से कोई ट्रिगर नहीं आए हैं रेट में रिडक्शन की। आई थिंक कि वही बड़ा ट्रिगर बनेगा, थोड़ा सा रिवाइव करेगा। हालांकि जो तेजी रियल एस्टेट के प्राइसेस में या फिर रियल एस्टेट के शेयरों में पिछले 2 साल में इन्वेस्टर्स ने एंजॉय की है, शायद वो ना मिले। लेकिन बड़ा संकेत यही होगा कि कब रेट कट होता है और उसके बाद ही थोड़ा सा हम रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी रिवाइवल निश्चित तौर पर देखेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ही खराब संकेत आप देख रहे थे कि एक महीने में 25-30% तक शेयर गिर गए और ये सारे फ्रंटलाइन के स्टॉक्स हैं। आज भी आप देखें एफएनओ के अगर आप टॉप 10 गिरने वाले शेयरों की सूची देखेंगे, 10 में से 4-5 शेयर आपको रियल एस्टेट के दिखेंगे। आपको नाम बता देता हूं मैं, मैक्रोटेक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, प्रेस्टीज है, ओबरॉय रियल्टी है। ये तमाम शेयर आज हम देख रहे हैं कि 4 से लेकर 6-7% के आसपास एक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। आदित्य, आपसे एक जरा व्यू लेंगे, रियल एस्टेट में कहीं आपको इस लेवल से भी कहीं शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं या फिर गिरावट ज्यादा हो गई है, अब थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए गिरावट काफी ज्यादा हो चुकी है क्योंकि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स अगर हम देखें तो कुछ हफ्तों पहले ये ट्रेड कर रहा था 1132 पे, अभी ट्रेड कर रहा है 865, जो अभी इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 850 से लेके 840 850 इसका सपोर्ट जोन। ये तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं होता और शॉर्टिंग के लिए थोड़ा वेट करे। यहाँ पे स्टॉक्स में थोड़ा सा बाउंस बैक देखा जा सकता है। अच्छे खासे बाउंस बैक के बाद में एक सेलिंग का नजरिया बना है, बट इधर शॉर्टिंग का नजरिया नहीं बन रहा है। शॉर्ट नहीं करना है। ये 133 अंकों की और निफ्टी बैंक अभी 200 अंकों पर दिख रहा था, थोड़ा सा नीचे जरूर रहा है, लेकिन 150 अंकों के आसपास की मजबूती हम देख रहे हैं। थोड़ी मजबूती और चाहिए। एचडीएफसी बैंक ने अच्छे नतीजे दिए हैं, जो लीडर है उसने संकेत अच्छे दिए हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आगे जाते हुए थोड़े से ना बाजार की दशा दिशा यहां से बदलते हुए दिखे। लीडर्स का इंतजार है। एचडीएफसी ने अपने नतीजे जारी कर दिए हैं, एचयूएल के नतीजों का बाजार को इंतजार है, आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले काम करते हैं, बीटीएसटी ट्रेड समझ लेते हैं अपने एक्सपोर्ट से। शुरुआत आपसे करेंगे जतिन, आप बताइए बीटीएसटी कहां मौके हैं आपके हिसाब से? देखिए, बीटीएसटी में हमें लगता है कि मेरा जो रिकमेंडेशन होगा वो जीएसएफसी में होगा। तो जीएसएफसी में हमने देखा है कि एक शार्प रन अप हुआ था, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। हमें लगता है वो कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। 40 आवर का एवरेज से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। हमें लगता है कि आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक रिजम्पशन ऑफ द अपमूव देखने मिल सकता है। तो जीएसएफसी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 206 रुपए का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 214 रुपए। ठीक है, जीएसएफसी 214 रुपए का टारगेट, ये आपके लिए बीटीएसटी में बाय की रिकमेंडेशन। आदित्य, आपकी नजर कहां गई है? आपको क्या बढ़िया लग रहा है, क्या लॉन्ग करेंगे आप? देखिए, बाजार में अभी बहुत सारी चीजें लॉन्ग कर सकते हैं। ज्यादातर चांसेस है कि बहुत सारे स्टॉक बाउंस बैक करेंगे क्योंकि बाजार एक नीचे के स्तर से ऊपर उठ के आ रहे हैं और बाउंस बैक थोड़ा सा स्ट्रांग है। मैंने शो के शुरुआत में भी पॉजिटिव नजरिया शेयर किया था, वहां से भी निफ्टी ऊपर आए। मुझे लगता है तेजी जारी रह सकती है, बट मैं एक फार्मा काउंटर से भी स्टॉक शेयर करना चाहता हूँ जो काफी इम्प्रेसिव मूव बता रहा है। एंड स्टॉक का नाम है सन फार्मा।
सुबह से स्टॉक में तेजी बरकरार है, इसको बाय किया जा सकता है 1800 में। 1750 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1850 का। ओके, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग स्टॉक्स हैं जो आप यहाँ पे इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खैर हम आगे बढ़े। 133 अंकों की बढ़त है इस समय निफ्टी में। अच्छा आदित्य, एक छोटा सा पॉइंट आप बता दो। आप कह रहे हो ना कि काफ़ी सारे स्टॉक्स लिए जा सकते हैं, कोई ऑप्शंस का ट्रेड लेके जा सकता हूँ इंडेक्स पे? कोई भी एक ऑप्शंस का ट्रेड, निफ्टी का बोलोगे तो, बैंक निफ्टी का बोलोगे तो कम पैसे लगेंगे, रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है, कॉल सस्ती हैं। बिल्कुल। देखिए, पहले तो डिस्क्लेमर, मैंने इंडेक्स पे भी अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंडेशन दी है और अभी भी हम होल्ड करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि रैली जारी रह सकती है। तो अगर यहाँ पे हम ऑप्शन ट्रेड की बात करें तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक अच्छा तेजी का नजरिया बनाया जा सकता है। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 48,680। यहाँ पे 48,500 का कॉल बाय किया जा सकता है 30 जैन का। अभी प्राइस चल रहा है वहां पे 730 का। स्टॉप लॉस रहेगा 450 का और इसमें टारगेट बन के आ रहे हैं 1050 से लेके 1300 के। 100 रुपये तक के टारगेट है। मैं आपको स्ट्राइक बता देता हूँ। प्रोड्यूसर से अब या तो आप सीधा फायर कर देना, नहीं तो आप छाप के दे देना। मैं एक एक चीज़ आसानी से बताता हूँ। देखिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी रेयर मिलती है, इस अपॉर्चुनिटी का धीरे धीरे करके फ़ायदा उठाओ। बाज़ार गिरा ज़रूर है, लेकिन इस गिरे हुए मार्केट के अंदर ही आपको अच्छे ट्रेड मिल भी सकते हैं। एक ऑप्शंस का ट्रेड, क्योंकि एकदम से HDFC के नंबर्स ठीक आए हैं, बैंक निफ्टी में एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, ओवरसोल्ड भी है। उसमें 48,500 की कॉल, आई रिपीट 48,500 की कॉल अभी चल रही होगी 700 सवा 700 की रेंज में। आपका जो टारगेट होगा वो 1050 से लेकर 1300 तक का है और स्टॉप लॉस जो लगेगा 450 का है। ये इन द मनी कॉल हो गई अभी, क्योंकि अभी हम 722 पे चल रहे हैं, ऐड भी नहीं है, इन हो गई है। इन द मनी कॉल्स में अच्छा पैसा बन सकता है क्योंकि शॉर्ट की स्क्वीजिंग होगी अगर मार्केट कल छोटा सा भी गैप कर दे तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड है। आई रिपीट, अगर प्रोड्यूसर साहब आप सुन पा रहे हैं, या तो छापो या तो सामने कॉल दिखाओ। 48,500 की बैंक निफ्टी की कॉल जो आपको मिल रही है 730 रुपये के आसपास, 450 का स्टॉप लॉस है, 1100 रुपये तक का टारगेट है। ये आपके लिए एक ट्रेड है। ठीक है जी, आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। एक दो शेयर्स या फिर एक दो थीम पे और बातचीत करते हैं। सुनील सर, इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा और उसका रिएक्शन मार्केट पे भी आएगा, वही चीज़ बताना। बजट की स्पीच 1 घंटे की हो सकती है, 1 घंटे में मैडम हो सकता है 50 शेयर्स के बारे में बात करें, मतलब न्यूज़ के बारे में बात करें, बट फिर भी प्राइमा फेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी जाएगी और कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो इम्पैक्ट भी दिखाएगा अपना? तो मैं मानता हूं कि इस बजट में फोकस होगा कंजम्पशन यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट की जो इनकम और एक्सपेंडिचर होती है उसमें एक्सपेंडिचर के ऊपर। ये कैपेक्स का खर्चा तो हर साल करते आ रहे हैं, बट इस साल रेवेन्यू पे खर्चा करके और कैपेक्स में भी जो भी खर्चा करते हैं कितना वो बॉटम ऑफ द पिरामिड यानी आम जनता की ओर पैसा ट्रांसफर हो सकता है, उसी पर और फोकस होगा। इसलिए मेरा मानना है तो कंजम्पशन सेक्टर, खास करके कंज्यूमर स्टेपल्स, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि देखिए कि देश में प्रॉब्लम है कंजम्पशन की, क्योंकि जब कंजम्पशन बढ़ेगा जब भी प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और कैपेक्स भी प्राइवेट सेक्टर शुरू करेगी। तो सबसे बड़ा धक्का तो चाहिए कंजम्पशन को बूस्ट करने में है, तो उसके लिए बजट में शायद एक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट का बढ़ाव, दूसरी जो भी गिव अवेज है वो डायरेक्ट करे कि बॉटम ऑफ द पीरियड में जाए, और जो भी डेवलपमेंट का काम करे उसको भी पॉपुलिज्म की ओर डाइवर्ट करे। मार्केट की कोशिश यही होगी उसको ढूंढकर फिर उसके बेसिस पर मानता हूं कि कंजम्पशन पे ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि एक साल में निफ्टी का कुछ 7% रिटर्न रहा है मगर एफएमसीजी का -3% रहा है। तो मेरे ख्याल में फोकस कंजम्पशन, और तो डाउनसाइड भी आपको प्रोटेक्टेड है और उतना ओवर वैल्यूड भी नहीं है। तो कंजम्पशन सेक्टर में वे इस बजट में, नॉर्मली बजट के बारे में कैपेक्स की बात करते हैं, इस बार मेरा ख्याल है कि कंजम्पशन की ओर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ध्यान देंगे बजट स्पीच में, और उस हिसाब से अगर कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स आए तो कंजम्पशन सेक्टर में एक रैली आप देख सकते हैं, बिकॉज एफआईएस के लिए भी ये एक सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर है
और अगर एफआईएस की वापसी हुई बजट के बाद तो वो भी एफएमसीजी और कंज्यूमर स्टेबल्स में बाइंग की ओर आ सकता है। इसके पीछे पीछे मैं समझता हूँ कि बैंकिंग का सेक्टर भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि कंजम्पशन में जो भी पिकअप है उसमें बैंक का हाथ जरूर होगा इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग टू लो एंड ईएमआई प्रोडक्ट्स। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है उसको प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू ही डायरेक्ट में डीबीटी में करना होगा, तो उनके लिए भी ये कासा फ्लोज के लिए अच्छा होगा। तो कंजम्पशन और बैंकिंग स्पेस में मेरा ध्यान होगा इस बजट में। उसके बाद पोस्ट बजट शायद आपको एक देखिए, आप प्राइवेट बैंक का भी करीबन 1.5% एक रिटर्न साल का रिटर्न है, पीएसयू बैंक का भी इंडेक्स का खाली 1-2-3% का ही है। तो सेफ्टी एलिमेंट भी है इन सेक्टर में, और ग्रोथ भी अगर बजट की टॉक पॉजिटिव आई तो शायद ग्रोथ भी आ सकता है। आप जितना आपने पॉइंट बताया ना, एग्जैक्टली हमारा भी यही मानना है कि अब देखो स्लो डाउन हो गया ना तो और दिक्कत हो जाएगी। इसलिए स्लो डाउन को बचाने के लिए आप लोगों के हाथ में पैसा दे दो। पैसे कैसे दोगे, चाहे टैक्स को रिलीफ करके दो, चाहे कैसे भी घुमा के दो, आप ये आपका काम है। बट लोगों के पास कंजम्पशन इनकम आएगी, स्लो डाउन नहीं होगा तो फिर बात बन सकती है, सबकी बात बन सकती है। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को सब मैनेज हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। हमको लग रहा है कि बजट इसी थीम पे चलेगा और मज़ा आएगा इस बार के बजट को सुनने में। और सुनील सर, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा बजट के दौरान, बजट के आगे पीछे हम आपसे आपका व्यू पॉइंट ज़रूर लेते रहेंगे। खैर, अब बाज़ार बंद होने को आ रहा है। जतिन, आदित्य, सुनील जी, आज मार्केट ने ठीक तो क्लोजिंग की है और मैं उम्मीद करता हूं कि एचडीएफसी ने जो एक दीपक जगाया है उम्मीद का वापस से कि मैं अर्निंग अच्छी लाता हूं, आपको मैं थोड़ा रिलीफ दिलवाता हूं और ये कंटिन्यूटी हो सकती है, तो शायद उम्मीद जग भी जाए। अब आज शाम को एचयूएल के नंबर अच्छे आ जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और जिस कंजम्पशन की हम बात बोल रहे हैं, अगर एचयूएल के नंबर्स ख़राब आए तो शायद उम्मीद करते हैं बजट में और फोकस होगा। एचयूएल देश की बड़ी कंपनी है, नहीं अच्छे आ गए तो पहले ही मार्केट थोड़ा कंजम्पशन को लाइमलाइट में ले आएगा। इंडिया विक्स जरा स्क्रीन पे दिखाते हैं, जो मैं चीज़ें बोलता जा रहा हूँ फटाफट से दिखाना प्रोड्यूसर साहब, हाँ स्लो मत करना। इंडिया विक्स करीब 1.5% नीचे बंद हुए, आज 17 का दामन इसने छोड़ दिया। तो उम्मीद करता हूँ इंडिया विक्स भी आज के बाद अब शायद 17 साढ़े 17 नहीं जाएगा, डेज लो पे हम लेके जा रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी दिखाओ आप, एडवांस डिक्लाइन की रेशो जिसमें F&O के शेयर्स हैं वो भी ठीक है, उतनी ख़राब नहीं है। आदित्य ने आपको 48,500 की एक कॉल भी दी हुई है, ध्यान रखिएगा। 48,500 की कॉल में वॉल्यूम उतना ही लेके जाना, 750 का एक्सरसाइज प्राइस है उसका, इसलिए वॉल्यूम थोड़ा कम रखना, ठीक है। ये एडवांस डिक्लाइन की रेशो है, उतनी भी ख़राब नहीं है। सुबह तो एक्सट्रीम ख़राब हो गई थी। अब आ जाते हैं एक और चीज़ पे, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, TCS, इन्फोसिस और L&T और HUL ज़्यादातर शेयर हरे निशान में बंद हो रहे हैं। तो मार्केट में वेटेज की भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। एक सेक्टर जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है वो अच्छा बंद करके जा रहा है, उस सेगमेंट का नाम है IT, तो वो अच्छा बंद भी करके जा रहा है। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बैंक्स में थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। HDFC के अलावा कोई भी मेरे को बड़ा बैंक ऐसा नहीं दिख रहा जो कि आज बाज़ार को बहुत तेज़ी से रिलीफ देने के लिए आगे आए। तो इसलिए एक बार ज़रा HDFC पे भी मतलब HDFC के अलावा भी कुछ और बैंक से भी हमको ध्यान देना होगा कि वो और कैसे बंद करते हैं या कैसे चलते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कल का कल, अब देखेंगे, नज़र डालेंगे मार्केट पे। बट ओवरऑल बाज़ार की आज की क्लोजिंग थोड़ी तसल्ली वाली क्लोजिंग है, हरे निशान की क्लोजिंग है, डिप के बाद रिकवरी की क्लोजिंग है और एक HDFC के बैंक के नंबर आने का ट्रिगर भी मार्केट के अंदर वेटेज रखता है। होप सो कि आज 22 तारीख के बाद बुध में सब कुछ शुद्ध और आगे सब कुछ बढ़िया ही चले। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम मार्केट की क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और चीज़ जो मेरे को आज थोड़ा लग रहा है कि अभी थोड़ा सेक्टोरल चर्निंग भी होगा और वो अच्छे से होगा। सीमेंट, मेटल्स, शुगर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ये बाज़ार के अभी पूरी तरह से दब गए थे, बजट की थीम ही नहीं बने थे। तो अभी अगर थोड़ा भी सुधार होता है तो ये सबसे पहले यही बजट्स की थीम ही सामने निकल के आ सकती हैं। आप थोड़ा अवेयर रहिएगा, सावधान रहिएगा। आज अगर आप नज़र डाल रहे हैं तो IT के अलावा थोड़ा सन फार्मा की भी आज अच्छी क्लोजिंग हुई है और जो ख़राब गया वो टाटा मोटर्स, ट्रेंट और BEL है। ये शेयर आज थोड़े कमज़ोर गए हैं। बाजार हो रहा है बंद,
आज की क्लोजिंग अच्छे नोट पे हुई है, इतना तो गैप भी नहीं मिला था जितना आज हम क्लोज कर रहे हैं। तो इसको वैसे भी आप देखना चाहें तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, और दूसरी नज़र से देखना चाहें तो आप ये देख रहे हैं कि 23,000 का लेवल आज हमने फिर से बचाने में कामयाब हो गए। आदित्य और जतिन इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझते हैं कि क्लोजिंग प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे नहीं होनी चाहिए, ये टेक्निकल्स का असूल है, नहीं तो फिर क्या है, कैंडल नीचे की बन जाती है। और जतिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आदित्य आपका भी शुक्रिया, सुनील सर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मेरे को अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं, कल HUL के नंबर्स के साथ हम करेंगे शुरुआत, और उम्मीद करते हैं कि आज थोड़ा चंगा सी लग रहा था, कल थोड़ा और चंगा सी लगेगा। नमस्कार।